है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं, विषय इतिहास से अध्याय 3, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पाठ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। चलिए पढ़ते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि आदि मानव पेड़ों के नीचे गुफाओं में रहा करते थे और घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। पिछले पाठ में पढ़े होंगे कि जो आदि मानव लोग थे वो कहाँ रहते थे? पेड़ या फिर जो गुफा है वहाँ पर इनका निवास होता था। और ये लोग क्या करते थे? घुमंतु जीवन व्यतीत करते, यानी कि इधर उधर ये जो है घूम करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे कंद मूल, फल एवं मांस मछली खाकर अपना जीवन यापन करते थे। और वो क्या खाते थे? कंद मूल, जो जंगली जो कंद मूल हैं, जो फल हैं, मांस मछली, ये जो है खा करके अपना क्या करते थे? जीवन यापन करते थे। समय के साथ उनके रहन सहन और भोजन में परिवर्तन होने लगा। वे कृषि एवं पशुपालन करने लगे और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया वे क्या करने लगे? उनके रहन सहन और भोजन में, यानी कि उनके खाने पीने में जो है क्या होने लगा? परिवर्तन होने लगा, बदलाव होने लगा। वे क्या करने लगे? कृषि करने लगे और पशु पालने लगे और खेती करने लगे। कृषि, पशुपालन एवं धातुओं के प्रयोग ने मानव जीवन को काफी बदल दिया। अब जैसे ही वो जो है कृषि करने लगे, पशुपालन करने लगे, तो ये सब चीजें जो है उनके जीवन में काफी क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। पूरा जीवन उनका बदल करके रख देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन बदलावों में जो सबसे बड़ा बदलाव था वह था उनका एक जगह स्थायी रूप से बसना। इन लोगों की बसाहट ज्यादातर ऐसी जगह होती थी जहाँ खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त पानी मिलता रहे। अब इन बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव क्या था? उनका एक जगह पर निवास करना। मतलब पहले ये लोग क्या करते थे? इधर उधर घूम करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन जब से वो जो है क्या करने लगे? खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे, तब से वो जो है एक जगह स्थायी रूप से इनका जो रहना है वो प्रारंभ हो गया। और ये लोग कहाँ पर निवास करते थे? ऐसी जगहों पर निवास करते थे जहाँ की मिट्टी क्या हो? उपजाऊ हो, और जहाँ पर इनको पर्याप्त पानी अपने लिए और अपने फसलों के लिए जो है मिल सके। तो ऐसी जगहों पर ये जो है क्या करते थे? निवास करते थे। ऐसी जगह आमतौर पर नदियों के किनारे मिलते हैं। यही कारण है कि मनुष्य नदियों के किनारे बसने लगे। और ऐसी जगह कहाँ पर मिलती है? जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त पानी हो, तो ऐसी जगह मिलती है नदियों के किनारे। तो जो लोग हैं वो नदियों के किनारे जो है बसने लगे। आज भी हम देखते हैं कि नदी घाटियों में अधिक बसाहट होती है। इस पाठ में हम ऐसी ही एक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो आज से लगभग 4500 साल पहले सिंधु नदी के मैदान में विकसित हुई थी। इसी कारण से जो है क्या होता है, अधिकतर जो बसाहट है वो नदी किनारे हमको देखने को मिलती है। और आज हम इस पाठ में ऐसे बसाहट, ऐसे सभ्यता के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं जो लगभग कितना? 4500 साल पुराना है। तो इसी के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो है सिंधु नदी के मैदान में जो क्या हुआ था? विकसित हुआ था। चलिए पढ़ते हैं अब पाठ। एक दिन कक्षा में सोनू और संध्या की शिक्षिका सिंधु घाटी के शहरों के बारे में बता रही थी। एक कक्षा होता है जिसमें सोनू और संध्या जो है, ये क्या है? बच्चों के नाम है। और उनकी टीचर उनको क्या पढ़ा रही थी? सिंधु घाटी के बारे में पढ़ा रही थी। जैसे आप लोग को जो है मैं पढ़ा रहा हूँ सिंधु घाटी के बारे में, ठीक उसी प्रकार से उनकी जो टीचर थी वो उनको जो है इसके सिंधु घाटी के बारे में पढ़ा रही थी। उन्होंने कहा, बच्चों, आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। सिंधु नदी के मैदान में कुछ लोग को दो बड़े शहरों की चीजें मिट्टी के टीलों के नीचे दबी मिली। उनकी टीचर उनको बताती है कि ये जो बात है लगभग कितना? 100 साल पहले की बात है कि लोगों को जो है क्या मिला था? सिंधु नदी जो नदी है उसके मैदानों में जो है लोगों को दो बड़े शहरों की चीजें मिट्टी के टीलों के नीचे, माने की जमीन के अंदर दबी हुई मिली थी। और ये शहर कौन कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो ये जो दो शहर थे वो जो है कहाँ पर दबे हुए मिले थे? जमीन के अंदर मिट्टी के नीचे जो है दबे हुए मिले थे। खोजबीन से पता चला कि इन शहरों में आज से लगभग 4.5 साल पहले लोग रहते थे। और जैसे जैसे इनका खोजबीन हुआ उससे क्या पता चला कि इन शहरों में आज से लगभग 450 साल पहले क्या करते थे? लोग निवास करते थे। कहाँ? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। संध्या को बड़ा अचरज हुआ। उसने पूछा, क्या वास्तव में ये शहर मिट्टी के नीचे दबे थे? अब जैसे ही उनकी टीचर बताती है तो जो संध्या नाम की जो लड़की होती है उसको क्या हो जाता है? अचरज हो जाता है, एकदम वो जो है शॉक हो जाती है। और वो अपने टीचर से पूछती है कि क्या वास्तव में ये जो शहर है वो मिट्टी के नीचे दबे हैं क्या? ऐसा करके फिर उनकी शिक्षिका बोलती है, आप ही बताइए, क्या आपने अपने आसपास किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ जमीन के नीचे कोई
दबी पुरानी चीज़ का पता चला हो। तो फिर उनकी टीचर उनको पूछती है कि क्या आप लोग बताओ, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी आस-पास जो है कोई पुरानी चीज़ें ज़मीन पर गड़ी हुई मिली है क्या, ऐसा करके। तो फिर सोनू बोलता है, हाँ, मैंने सुना है कि पास के गाँव में खेत में एक किसान को ज़मीन में गड़ी हुई कुछ चीज़ें मिली है। उन चीज़ों में कुछ सिक्के एवं पुराने समय की मूर्तियाँ थी। फिर जो सोनू नाम का लड़का रहता है वो अपने टीचर को बोलता है कि हाँ मैडम, मैंने जो है सुना है कि पास के गाँव में जो एक किसान है उसके खेत में क्या मिला, गड़ी हुई कुछ चीज़ मिली और उसमें क्या मिला था, सिक्के मिले थे और पुराने समय की मूर्तियाँ मिली थी। फिर उनकी शिक्षिका बोलती है, बच्चों, इसी तरह लगभग 100 साल पहले सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक स्थान में कुछ मजदूर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। कुछ जो मजदूर थे वो क्या कर रहे थे, जो रेलवे जो लाइन होता है उसको बिछा रहे थे। रेल लाइन के बीच में आ रहे टीले को हटाने के लिए उन्होंने खुदाई की तो पता चला कि उसके नीचे एक दीवार थी। अब वो जो है रेल लाइन को क्या कर रहे थे, बिछा रहे थे, तो एक बड़ा सा टीला उनके बीच में आ जाता है। तो उसको हटाने के लिए वो क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। अब खुदाई से उनको क्या पता चलता है कि उसके नीचे एक बहुत बड़ी क्या है, दीवार है। लोगों की उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने उसके नीचे खुदाई की। अब लोग जो है दीवार को देख करके जो है कुछ समझ नहीं पाते और फिर से वो क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। खुदाई से पता चला कि एक पूरा का पूरा शहर मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। अब वो जो है जैसे जैसे खुदाई करते हैं पूरा का पूरा शहर जो मिट्टी में दबा है उसका जो पता है वो चल जाता है। विद्वानों ने जब आसपास के इलाकों में खुदाई की तो कई तरह की जो है उनको जगह मिलती है। इनमें से ज़्यादातर जगह सिंधु नदी के आसपास थी और इनमें से जो ज़्यादातर जगह थी वो कहाँ पास थी, सिंधु नदी के पास थी। इसी कारण इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारे जाने लगा। आजकल इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्यों? क्योंकि ये जो है सिंधु नदी के पास मिला हुआ था और लोग इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। अब फिर संध्या पूछती है अपने टीचर से, इसे हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं मैडम, ऐसा करके। फिर उनकी टीचर बताती है, सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई की गई थी। वहां से ईंट, मिट्टी के बर्तन आदि मिले थे। बाद के स्थानों जैसे कि मोहनजोदड़ो आदि की खुदाई में भी वैसे ही वस्तुएं, मकान आदि मिले हैं जिनसे वहां के जनजीवन, रहन सहन, खान पान, पहनावा, तीज त्योहार और उस काल की संस्कृति आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त हुई। इसी कारण हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया। तो 1921 में जो है हड़प्पा नामक जगह पर भी क्या मिला था, पुराने समय की ईंटें, मिट्टी के बर्तन और बहुत सारे क्या मिले थे, वस्तुएं मिली थी, जैसे कि जो मोहनजोदाड़ो है वहां पर मिला है। तो ठीक उसी प्रकार से वहां पर जो है खान पान, रहन सहन, उनके पहनावे की बहुत सारी चीजें मिली। इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कालीबंगा की खुदाई से मिले अवशेष से जो है कुछ पुरानी मूर्तियां हैं, ये बैल है और खिलौने हैं और यहाँ पर जो पत्थर उसमें चित्रकारी की गई है, तो ये खुदाई से जो है प्राप्त हुआ है। फिर श्रीकांत नाम का लड़का पूछता है अपने टीचर से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, इनकी खोज किसने की। तो शिक्षिका बताती है, बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब एवं सिंध प्रांत में है। ये कहाँ पर है, पंजाब एवं सिंध प्रांत में, जो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। मतलब पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के अंतर्गत ये जो है आता है, ऐसा उनकी मैडम जो है बताती है। मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1922 में ईस्वी में जो है श्री राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में की गई थी। तो राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में जो है इसकी खुदाई 1922 में की गई थी। यहाँ पर चित्र में देखो, नक्काशीदार बर्तन, हड़प्पा संस्कृति, ये जो बर्तन है उसको जो है खुदाई से जो है निकाला गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। फिर विकास नाम का लड़का पूछता है, क्या इस सभ्यता से संबंधित कोई जगह भारत में भी है। तो उसकी टीचर वो जो लड़का है वो पूछता है कि क्या ऐसा कोई जगह भारत में भी है क्या, ऐसा करके। तो टीचर बताती है, तुमने ठीक पूछा। अब तक भारत में लगभग 250 से अधिक ऐसी जगहों की खोज की जा चुकी है। इनमें प्रमुख है गुजरात में धोलावीरा एवं लोथल, राजस्थान में जो कालीबंगा जो अभी हमने चित्र में देखा, पंजाब में रोपड़ तथा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। तो ये जो चीज़ें हैं वो भारत में भी मिली है पुरानी जो खुदाई से, और 250 से भी अधिक जो जगह हैं उसकी खोज जो है की जा चुकी है। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता का फैलाव अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक है। तो ये जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता का फैलाव है वो पूरा ये जो बताया गया है वहां तक ये जो है फैले हुए हैं। यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक विकसित रही है। तो बहुत पुरानी ये जो है क्या है, सभ्यता है। तुषार ने पूछा, तुषार नाम का लड़का जो है पूछता है, क्या पूछता है कि आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से बताइए।
मैडम आप ये जो है ये सब चीज़ें जो है बता रहे हो तो उसको हमको और अच्छे से बताइए ऐसा करके। तो उसकी शिक्षिका बोलती है, बच्चों इस बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, पहले मानचित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये स्थान किन-किन नदियों से जो है गुजरता है। तो ये जो है आप देख सकते हैं। अब फिर अगले दिन होता है, सब बच्चे फिर से उस दिन जो है स्कूल की जो है छुट्टी हो जाती है। फिर दूसरा दिन होता है, फिर सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। दूसरे दिन शिक्षिका ने उज्ज्वल से कहा, दूसरे दिन जो टीचर रहती है वो उज्ज्वल नाम के लड़के से कहती है, आप हमें जो है वो लड़का बोलता है कि आप हमें सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार से बताइए टीचर जी ऐसा करके। शिक्षिका उनको बताती है, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों की नगर योजना एवं भवन निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। तो उनकी टीचर बोलती है कि सबसे पहले हम जो है लोगों की नगर योजना और भवन निर्माण, वो जो है किस प्रकार के घरों में रहते थे, वो जो है नगर उनका कैसा था, उनकी बसाहट कैसी थी, इसके बारे में हम जो है जानेंगे ऐसा करके उनको बोलती है। बच्चों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला कि ये नगर भी आज के शहर में बसे कॉलोनियों की तरह सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे। जैसे कि आज का जो हम लोग का शहर बसता है, ठीक उसी प्रकार से, और जो कॉलोनियाँ जो होती है हमारे तरफ, उसी प्रकार से ये जो खुदाई से जो प्राप्त जो नगर था मोहनजोदाड़ो जो हड़प्पा, वहाँ पर भी जो नगर थे सेम टू सेम हमारे तरह ही बसाए गए थे। नगर 2 हिस्सों में बसे थे, एक हिस्सा ऊपरी भाग में था, दूसरा जो है जिसके चारों तरफ एक परकोटा यानी कि ऊंचा दीवार था। ये जो है जो नगर था वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ क्या था, ऊपरी हिस्सा था जिसमें जो है एक ऊंचा दीवार बना दिया गया था। दूसरा हिस्सा थोड़े नीचे की तरफ था, मतलब ये जो दूसरा हिस्सा था थोड़ा निचले भाग में था। निचले भाग में नगर की बसाहट अधिक थी, सड़कें चौड़ी और सीधी थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये जो नगर थी वो 2 भागों में बसी थी, और जो सड़कें थी वो कैसी थी, चौड़ी थी, और वो बिल्कुल क्या थी, ये जो है सीधी थी, और ये जो है क्या करती थी, सड़क के दोनों किनारों पर मकान और नालियां बनी थी। जिस प्रकार आज के हमारे जो घर होता है, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, ये जो मोहनजोदाड़ो जो हड़प्पा जो संस्कृति थी, वहाँ के घर भी सेम उसी प्रकार के बनाए गए थे, उसी स्ट्रक्चर में जो है बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों से बने थे तथा 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों तरह के थे। ये जो मकान थे वो कैसे थे, पक्के ईंटों से बनाए गए थे, और यह 1 मंजिल भी था, साथ ही साथ 2 मंजिल के घर भी हुआ करते थे। मकानों में आंगन, शौचालय और स्नान घर बने हुए थे। इन मकानों में क्या होता था, आंगन भी होता था, शौचालय और स्नान घर यानी कि जो नहाने का जो घर है वो बना होता था, बाथरूम। प्रत्येक मकान में पानी के निकास के लिए नालियां बनाई गई थी जो सड़क के किनारे प्रमुख नालियों में जाकर के मिलती थी। और जो है ना, घर की जो पानी है उसको निकालने के लिए क्या बनाया गया था, नाली जो है बनाया गया था, जो कहाँ पर मिलता था, बाहर ये जो है निकल जाता था। नालियां पक्की और ढकी हुई होती थी, और इनकी जो नालियां थी वो कैसी थी, पक्की और ढकी हुई। जिस प्रकार से आजकल हमारी जो शहरों की जो नालियां हैं वो पक्की और ढकी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार से इनकी जो नालियां थी वो भी कैसी थी, पक्की और ढकी हुई। इन सब बातों से स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता सुनियोजित ढंग से बनाए गए मकान और बसाए गए नगर थे। इससे क्या पता चलता है कि इनके मकान जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बसाए गए थे। फिर अंकिता नाम की लड़की जो है पूछती है, एक कुंड जैसा दिखाई दे रहा है वो क्या है ऐसा करके, यहाँ पर देख सकते हैं मोहनजोदड़ो में स्नानागार, ये जो कुंड जैसा ये जो दिखाई दे रहा है मैडम वो क्या है ऐसा करके अपने टीचर से पूछती है। शिक्षिका उनको बताती है, इस चित्र में आपने जो कुंड या तालाब जैसा दिखाई दे रहा है वह मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त स्नानागार है, यानी कि नहाने का एक जगह है। जैसे कि तालाब वगैरह होता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो चीज है इसमें जो है पानी भरा रहता था, सब लोग इसमें क्या करते थे, नहाने आते थे। यह नगर के ऊपरी हिस्से में बना हुआ था। ये जो है नगर के, हमने पढ़ा कि ये जो नगर है 2 हिस्सों में बना था, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा। तो ये जो है ऊपरी हिस्से में बनाया जाता था। इस स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए हैं, बीच आंगन में चौकोर कुंड है। यह कुंड लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर क्या है, गहरा है। इसकी गहराई जो है 2.5 मीटर है। अब देख सकते हैं चारों ओर जो है इसमें जो है कुंड जैसा इसको बना दिया गया है, और इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। संभवतः इससे पानी भरा जाता रहा होगा। गंदे पानी की निकासी के लिए नाली भी बनी हुई है। इसमें क्या भरा जाता था, पानी भरा जाता था, और जो गंदा पानी उसको निकालने के लिए भी इसमें नालियां बनाई गई थी। इसके फर्श की जुड़ाई भी इसी तरह की गई थी कि किसी प्रकार की नमी या पानी का रिसाव ना हो। ये जो है एकदम जो है क्या किया जाता था, समतल इसको बनाया जाता था। इसमें कोई भी पानी जो है रिश्ता नहीं था, न, मतलब नमी वगैरह इसमें नहीं आता था। इस स्नानागार का प्रयोग संभवतः किसी सार्वजनिक कार्य, धार्मिक कार्य या किसी विशेष कार्यक्रम के समय किया जाता रहा होगा। ये जो स्नानागार है उसका जो उपयोग है किसी विशेष कार्यक्रम के लिए जो है लोग किया करते थे। फिर विनय नाम का लड़का पूछा,
क्या इस तरह का कोई और भवन भी प्राप्त हुआ है क्या, ऐसा करके। तो शिक्षिका उनको बताती है, विनय तुमने ठीक पूछा, हड़प्पा की खुदाई में एक विशाल भवन का पता चला जो गोदाम की तरह है। यहाँ पर फिर विनय पूछता है कि क्या ऐसा कोई भवन और प्राप्त हुआ है क्या, ऐसा करे। तो उनकी टीचर बताती है कि हड़प्पा की खुदाई में एक बहुत बड़ा विशाल मतलब बहुत बड़ा जो भवन है वो प्राप्त हुआ। वो जो है गोदाम की तरह था। गोदाम मतलब जो अनाजों को रखने का स्थान होता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह अन्नागार यानी कि अनाज रखने का क्या है, स्थान है। मैंने आपको बताया कि ये जो है इस जो लोग हैं वो अपने अनाजों को रखने के लिए भवन का क्या किए थे, निर्माण किए थे, वो भी खुदाई से मिला हुआ था। ऐसे भवन सिंधु घाटी में कई और जगहों पर भी प्राप्त हुए। तो बहुत सारे क्या अनाज रखने का स्थान भी बड़ा बड़ा जो भवन है वो प्राप्त हुआ था। संभवतः इन अन्नागारों में आसपास के गांव से कर के रूप में प्राप्त अनाज रखे जाते रहे होंगे। इनका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ या सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जाता रहा होगा। तो इन भवनों में क्या रखते थे लोग, जो है अपना जो अनाज है वो स्टोर करके यानी कि संग्रहित करके रखते थे। और जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया या फिर सूखा पड़ गया तो इसका जो अनाज है उसका सब जो है मिल करके उपयोग करते थे। अब फिर सोनू ने पूछा, सिंधु घाटी वासियों की शासन व्यवस्था कैसी थी, क्या वहाँ राजा होते थे क्या। अब जो है एक जो लड़का है वो पूछता है कि मैडम क्या वहाँ पर राजा होते थे कि नहीं होते थे, ऐसा करके। तो शिक्षिका उनको बताती है, बच्चों उन शहरों में कुछ भवन बड़े थे और एक परकोटे से घिरे थे। लगभग सभी शहरों में एक ऊंची बस्ती होती थी जिसमें प्रमुख भवन हुआ करते थे। ये जो शहर थे वो बहुत जो भवन थे वो कैसे थे, बहुत बड़े होते थे और चारों तरफ इनको दीवार से जो है घेरा जाता था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ एक वर्ग शासक था जो शासन चलाते रहे होंगे। संभवतः केंद्रीय शासन व्यवस्था रही होगी जिसके अधीन अन्य छोटे छोटे प्रांत रहे होंगे। वहाँ राजा थे या नहीं हमें सही सही नहीं पता। तो उसकी मैडम बताती है कि यहाँ पर राजा थे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर राजा रहे होंगे। किंतु कुछ मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ के राजा रहे होंगे। मतलब राजाओं की जो है मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है राजा रहे होंगे, ऐसा करके। फिर यहाँ पर मोनू नाम का लड़का पूछता है, सिंधु घाटी वासी क्या क्या काम धंधे करते थे, मतलब इनका ये जो है क्या काम करते थे। टीचर उनको बताती है, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि मतलब खेती करना था। वे पशुपालन भी करते थे यानी कि पशु पालते थे। संभवतः इसी कारण वे नदियों के किनारे बसते थे। सिंधु वासियों की प्रमुख फसलें क्या थी, गेहूं, जौ, तिल, कपास, मतलब जो रुई होता है वो इनका क्या करते थे, खेती करते थे। गेहूं, जौ, तिल इन सब का क्या करते थे, खेती करते थे। साथ साथ ये जो है पशुपालन भी करते थे। सिंधु घाटी के शहरों में अच्छे कुशल कारीगर भी रहते थे, उन्हें धातुओं का ज्ञान भी था। मतलब कारीगर भी यहाँ पर रहते थे और उनको जो है धातुओं का ज्ञान था। वे तांबा, पीतल, रागा, सीसा एवं कांसा आदि धातुओं से क्या थे, परिचित थे, यानी कि ये जो है इन धातुओं को जो है जानते थे। खुदाई में यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में कांसे और तांबे के बर्तन, औजार और मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। और जब यहाँ पर खुदाई चल रहा था तो उस खुदाई से जो है बहुत सारे जो तांबा और जो कांसा है उसके बर्तन, औजार और बहुत सारी जो मूर्तियां हैं वो भी प्राप्त हुई। कांसे का प्रयोग होने के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। ये जो है क्या करते थे, कांसे का उपयोग करते थे, इस कारण इसको क्या बोला गया है, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको जो है बोला जाता है। लेकिन ये जो है लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, लोहे के बारे में जो है नहीं जानते थे। इस कारण दैनिक जीवन में पत्थरों से बने औजार काफी महत्व था। ये लोग जो है पत्थरों के औजार भी बनाते थे। औजार के अलावा सिंधु घाटी के लोग रंग बिरंगे कीमती पत्थरों के बारीक मनके के माला बनाते थे। ये लोग क्या करते थे, रंग बिरंगा जो कीमती जो पत्थर है उसका जो है माला भी बनाते थे। समुद्री सीपों व शंखों की चूड़ियां बनाते थे। जो समुद्री जो सीप होता है और जो छोटे छोटे जो शंख होते हैं समुद्र किनारे, जो है आप गए होंगे तो देखे होंगे, तो उसकी जो है चूड़ियां भी बनाते थे। उनके कुम्हार तो कमाल के कारीगर थे। यहाँ पर जो है कुम्हार भी रहते थे जो मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाते थे जिन पर चित्र भी बनाए जाते थे। ये लोग क्या करते थे, मिट्टी के सुंदर सुंदर घड़े, खिलौने ये सब जो है बनाते थे और उन पर जो है चित्र भी बनाते थे। यहाँ उद्योग से संबंधित वस्तुएं कुम्हार के भट्टे, कांसा बनाने वाले कारीगर का भट्टा, कपड़े रंगीन के भट्टे और मन के बनाने के कारखाने अवशेष भी प्राप्त है। बहुत सारे इनके कारखाने थे जिसमें अलग अलग तरीके के क्या करते थे, कार्य इन्हीं जो है करते थे। फिर है व्यापार। सिंधु घाटी वासियों का व्यापार भी उन्नत अवस्था में थे। यहाँ आंतरिक एवं विदेशी दोनों तरह के व्यापार होते थे। मतलब विदेशों से भी यहाँ पर क्या किया जाता था, व्यापार व्यवसाय जो है किया जाता था। सिंधुवासी कपास, इमारती लकड़ी, तांबे का औजार, हाथी दांत एवं पत्थर के आभूषणों का निर्यात करते थे। ये जो सिंधुवासी थे वो क्या करते थे, जो रुई है, इमारती जो लकड़ी है, तांबा का जो औजार है, हाथी दांत है, इन सब का क्या करते थे, व्यापार भेजते थे बाहर देशों में जो है भेजते थे।
और वे सोना, रंग बिरंगे कीमती पत्थर आदि का आयात करते थे और बाहर से जो है सोना, रंग बिरंगे कीमती पत्थर वो सब जो है मंगाते थे। विदेशी व्यापार में मेसोपोटामिया के शहर जो है प्रमुख केंद्र हैं। आंतरिक व्यापार जल एवं थल दोनों मार्ग से और विदेशी व्यापार मुख्य रूप से जल मार्ग से होता था। जो इनका व्यापार था वो किस मार्ग से होता था? जल मार्ग से, यानी कि जहाजों में जो है नाव वगैरह, जहाज वगैरह में जो है भर करके सामानों को लाया जाता था। लोथल की खुदाई में नाव का एक नमूना एवं गोदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोथल में जल मार्ग द्वारा व्यापार होता था। तो इसमें जब खुदाई चल रहा था तो नाव का जो अवशेष है, नमूना है, वो भी प्राप्त होता है। इससे क्या पता चलता है कि जो है नाव में भर करके अपना सामान जो है जाते थे और व्यापार करते थे। काजू को ने पूछा, काजू नाम की लड़की जो है पूछती है, गोदी किसे कहते हैं? गोदी किसको बोला जाता है? ऐसा करके टीचर उनको बताती है, आपने ठीक पूछा। गोदी उस स्थान को कहते हैं जहाँ समुद्र या नदी के किनारे सामान चढ़ाने उतारने के लिए जहाज को खड़ा किया जाता है। यह आधुनिक बंदरगाह का छोटा रूप होता है। लोथल में हम बंदरगाह नगर भी कहते हैं। गोदी उस स्थान को कहते हैं बेटा जहाँ पर जो है क्या किया जाता है, जो समुद्र या फिर जो नदी का किनारा है वहाँ पर सामान वगैरह जो उतारा चढ़ाया जाता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? गोदी। जो बंदरगाह होता है ठीक उसी प्रकार से गोदी उसका क्या है? छोटा सा रूप होता है। ऐसा करके यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं मोहनजोदड़ो शहर की सड़कें एवं नालियां, देख सकते हैं इनकी सड़कें, इनकी नालियां जो है किस प्रकार से इनका घर हुआ करता था, इसको भी जो है चित्र में देख सकते हैं। खान पान और रहन सहन, संदीप नाम का लड़का पूछता है वहाँ के लोग क्या क्या खाते होंगे और क्या पहनते होंगे? क्या वे भी आदि मानवों की तरह खाल पहनते थे? अब ये जो संदीप नाम का लड़का पूछता है कि मैडम सिंधु घाटी के लोग जो है क्या खाल पहनते थे क्या आदि मानव की तरह, और वो जो है क्या खाते थे? ऐसा करके शिक्षक उनका बताती है, सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, तिल, दूध, मांस, मछली आदि जो है क्या करते थे? खाते थे। वे सूती और ऊनी कपड़ों का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। सूती और ऊनी कपड़े जो है पहनते थे। हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त श्रृंगार पेटी तथा अन्य आभूषणों के अवशेष से पता चलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते थे? श्रृंगार करते थे। मतलब स्त्री चाहे महिला हो चाहे पुरुष, ये क्या करते थे? दोनों जो है श्रृंगार करते थे। और इनका जो श्रृंगार जो पेटी है वो भी इनको खुदाई से जो है प्राप्त हुआ है। स्त्रियां जो है माला, चूड़ियां, बाजूबंद, कर्णफूल, पायल आदि आभूषणों का प्रयोग करती थी जो सोने, हाथी दांत, तांबे और बहुमूल्य पत्थर के क्या होते थे? बने होते थे। इनके आभूषण किससे बने होते थे? सोना हो गया, हाथी दांत, तांबा, बहुमूल्य जो पत्थर है उनका जो है बना होता था। सिंधुवासी जो है मनोरंजन के लिए नृत्य, पासे का खेल आदि जो है खेला करते थे। जो है पासा वगैरह भी खेलते थे और साथ में नृत्य जो डांस है वो किया करते थे। बच्चे मिट्टी का खिलौना का उपयोग करते थे। उन शहरों के खंडहरों से बहुत से खूबसूरत खिलौने मिले हैं। और जो छोटे छोटे जो बच्चे थे, सिंधु घाटी के जो बच्चे थे, वो लोग क्या करते थे? मिट्टी के खिलौने का प्रयोग करते थे। यहाँ पर चित्र में देख सकते हो बैलगाड़ी का खिलौना, यह जो है मिट्टी का बना है और ये जो है खुदाई से प्राप्त हुआ। अब सोनू जानना चाहता था कि वे लोग किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। अब सोनू नाम का लड़का फिर पूछता है कि क्या ये जो है देवी देवताओं की पूजा करते थे क्या? ऐसा करके शिक्षिका ने समझाया कि सिंधु सभ्यता के अवशेषों से, वस्तुओं से लोगों के धर्म संबंध में पता चलता है। मतलब इससे भी ये जो है क्या करता है, ये लोग जो है पूजा पष्ट किया करते थे। यहाँ मातृदेव भी बहुत सी मूर्तियां भी प्राप्त हुई है जिससे पता लगाया जा सकता है कि मातृदेवी की पूजा करते थे। हड़प्पा में 3 मुंह वाली आकृति की और मोहर की प्राप्त हुई है जिसके सिर पर सिंह का मुकुट और चारों तरफ शेर, हाथी, गेंडा और हिरण की चित्र बने हुए हैं। माना जाता है कि वह पशुपति या शिव के कोई पूर्ण रूप रहा होगा। मतलब ये जो है शंकर भगवान का कुछ ऐसा मूर्ति प्राप्त हुआ है जिससे पता चलता है कि ये जो है शिव भक्त रहे होंगे। खुदाई से प्राप्त अधिकांश मोहरों एवं बर्तनों में पीपल के पेड़ों तथा तरह तरह के जो पशुओं के चित्र बने हुए हैं। और जो खुदाई से जो प्राप्त जो मोहरे हैं, जो सिक्के हैं, उनमें जो है पीपल के पेड़ और अनेक प्रकार के जो पशु हैं उनके क्या बने हुए हैं? चित्र बने हुए हैं। एक मोहर में कुबड़दार बैल का चित्र मिला। इन बातों से लगता है कि वे वृक्षों और पशुओं की क्या करते थे? पूजा करते थे। यानी कि जो हड़प्पा जो संस्कृति के लोग हैं वो क्या करते थे? पेड़ पौधों की और पशु पक्षियों की क्या करते थे? पूजा करते थे। पीपल उनका प्रमुख पूजनीय वृक्ष था। मतलब ये जो है पीपल की पूजा करते थे। सिंधुवासी मृतकों का अंतिम संस्कार भी करते थे। ये लोग क्या करते थे? जो खत्म हो जाते थे लोग उनका अंतिम संस्कार भी करते थे और उनके शवों को जो है जमीन में जो है दफना देते थे, गाड़ देते थे। फिर शुभ्रकांत ने पूछा, क्या सिंधु सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना जानते थे? क्या लोग ये जो है पढ़ाई लिखाई करते थे क्या? ऐसा करके शिक्षिका उनको बताती है, बच्चों खुदाई से जो मोहरे, मिट्टी के बर्तन एवं अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई उनमें लिपि के कुछ नमूने मिलते हैं। मतलब कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है, लिपि वो जो है प्राप्त हुआ है। यह चित्रलिपि है। क्या है? चित्रलिपि।
जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दुर्भाग्य से इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका, अतः हमें उन्हीं पढ़ाई लिखाई के बारे में सही सही जानकारी नहीं मिल पाई। इनको जो है लिपि प्राप्त हुआ, जिसको जो है चित्रलिपि बोला जाता है, लेकिन इस लिपि को जो है आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया, तो इससे इनके पढ़ाई लिखाई के बारे में उतना जानकारी नहीं मिलता। फिर सिंधु सभ्यता का अंत। सोनू ने पूछा, इतनी विकसित सभ्यता का अंत कैसे होगा, किस प्रकार पूरा का पूरा शहर मिट्टी में दब गया। सोनू फिर से पूछता है कि मैडम जी, ये जो शहर है पूरा मिट्टी के नीचे कैसे दब गया, ऐसा करके। शिक्षिका उनको बताती है, बच्चों यह विषय आज तक रहस्यमय बना हुआ है कि इतनी बड़ी सभ्यता का अंत जो है कैसे हो गया। कोई भी लोग ये नहीं जान सके कि ये जो है पूरा मिट्टी में नीचे कैसे दब गया। ये जो है आज भी क्या है, रहस्य बना हुआ है। किंतु ऐसा माना जाता है कि किन्हीं कारणों से उनका शहरी जीवन धीरे धीरे कमजोर होता गया होगा। लोग ऐसे काम धंधों पर लगे होंगे जिससे शहरों में बस कर रहना जरूरी नहीं रहा होगा। मतलब कुछ कुछ ऐसे कारण हैं जिससे ये जो शहर है पूरा दब गया। इस कारण से इन छोटे शहरों की आबादी घटने लगी होगी और शहर समय के साथ नष्ट हो गए होंगे। वहां रहने वाले लोग छोटे छोटे गाँव में रहने लगे होंगे। मतलब ये जो है शहर को छोड़ करके कहाँ चले गए होंगे, गांव में रहने के लिए चले गए होंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि कुछ विद्वान भी यह मानते हैं कि बाढ़ या भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक उथल पुथल के कारण सिंधुवासी धीरे धीरे वहां स्थान छोड़ करके चले गए होंगे, या फिर अचानक बाढ़ आ गया होगा या फिर भूकंप आ गया होगा, जिससे जो शहर है कहाँ चला गया होगा, मतलब छोड़ करके सिंधुवासी चले गए होंगे। ये सब बातें सुनकर बच्चों को बहुत क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। सब बच्चे इस चीज को जो है सुन रहे थे और उनको मजा भी आ रहा था और आश्चर्य भी हो रहा था। सब सिंधु घाटी के शहर कैसे थे, कैसे खत्म हुए होंगे, इन सब बातों पर चर्चा करते हुए अपने अपने घर चले गए। फिर जो है इनकी छुट्टी हो जाती है और सब जो है सिंधु घाटी के बारे में चर्चा करते हुए अपने घर चले जाते हैं। और यहीं पर हमारा ये जो पार्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता, ये जो है समाप्त होता है। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, पार्ट जो है समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा जो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, जितना ज़्यादा हो सके इसको जो है अपने दोस्तों को जो है शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसको अच्छे से समझ पाए और इसको जो है उसका लाभ उठा सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।